अस्सलाम वालेकुम। कौमी असम्बली ने आइंदा माली साल के बजट की मंजूरी दे दी है और इजलास कल तक के लिए मुलतवी भी कर दिया है। आज के इजलास में भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ऐवान में आते ही अपोजिशन बेंचेस पर जाकर अपोजिशन लीडर महमूद खान नचकज़ई समेत पीटीआई के रहनुमाओं से हाथ मिलाया और अपोजिशन को एक बार फिर मिसाके जमहूरियत और मिसाके मईशत की दावत दी। बदकिस्मती से अपोजिशन ने आज भी ऐवान में गैर सियासी और गैर पार्लिमानी रवैया अपनाया और अपनी बात सुनाकर वॉकआउट कर गए। सरदार अयाज सादिक ने महमूद खान नचकज़ई की तनकीद पर दो टोक मौक़िफ़ अपनाया कि अगर वो ऐवान में खड़े होकर अफ़गानिस्तान की हिमायत और पाक अफ़वाज की मुखालफत करेंगे तो वो उन्हें ज़रूर रोकेंगे। वज़ीर आज़म ने भी कौमी असम्बली में बाज़ सियासी बयानात पर इज़हार अफसोस करते हुए कहा कि हक़ाइक़ को मसख़ नहीं किया जाना चाहिए। अगर अपोजिशन बार बार 2024 के इलेक्शन की बात करती है तो पहले 2018 के इंतखाबात से मुतालिक शफाफ तहकीकात होनी चाहिए कि कैसे आरटीएस को बिठाकर वोटों से बक्से भरे गए। कौमी मुफाद का तकाजा यही है कि तमाम हक़ाइक़ कौम के सामने लाए जाए, मगर मौजूदा हालात में इख्तलाफात की बजाय कौमी इत्तेहाद को तरजीह देने की ज़रूरत है। ऐसे वक्त में जब ईरानी सदर पाकिस्तान के दौरे पर आ रहे हों तो इस तरह की बातें और रवैया दुरुस्त बिल्कुल नहीं है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की बतौर सालिस अमन कोशिशों को सराहने और शुक्रिया अदा करने के लिए ईरानी सदर पाकिस्तान के एक रोज़ा अहम दौरे पर हैं। अमेरिका और ईरान के दरमियान जंगबंदी के बाद ईरानी सदर का ये पहला गैर मुल्की दौरा है, इसलिए उम्मीद की जा रही है कि इस दौरे के मुस्बत नताइज होंगे और मुस्तक़बिल में तिजारत, तवानाई, बॉर्डर सिक्योरिटी, अवामी रवाबित और इलाकाई राबताकारी के पहलुओं पर खसूसी तवज्जो दी जाएगी। गिलगित बल्तिस्तान की बात करें तो ना कोई एहतजाज और ना कोई धांधली का शोर। इलेक्शन जीतने और हारने वाले गिलगित की तरक्की के लिए एक साथ बैठ गए और हुकूमत साजी का मरहला खुश उसलूबी से हल कर लिया। इस प्रोसेस की सबसे खूबसूरत बात यह रही कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अमजद हुसैन एडवोकेट बिला मुकाबला वज़ीर आला मुंतखब हो गए। मुस्लिम लीग नून के हाफिज़ हफीज़ुर रहमान बिला मुकाबला अपोजिशन लीडर बन गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इमरान नदीम बिला मुकाबला गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के स्पीकर मुंतखब हो गए और मुस्लिम लीग नून के मलिक किफ़ायतुर रहमान बिला मुकाबला डिप्टी स्पीकर मुंतखब हो गए। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी भी हुकूमती बेंचेस पर बैठेगी और सब मिलजुल कर गिलगित बल्तिस्तान के लिए काम करेंगे। नफरत, तकसीम और प्रोपेगेंडे की सियासत करने वालों के लिए गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात और पोस्ट इलेक्शन प्रोसेस एक जीती जागती मिसाल है कि अगर विजन और तदब्बर हो तो हमारे सियासतदान क्या नहीं कर सकते। आज अपने इस प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे कि वज़ीर आज़म की जानिब से बार बार मुज़ाकरात की दावत के बावजूद पीटीआई मुसलसल इनकारी क्यों है और चाहते क्या हैं। दो टोक और सीधी बात करेंगे मगर इस ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम जी। ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ और आज सीधी बात जोन में हमारा साथ दे रहे हैं जी वेरी ऑनरेबल हुज़ैफ़ा रहमान साहब, वज़ीर मुमलिकत हैं बराए सकाफ़ती वर्सा के। हमारा साथ दे रहे हैं जी वेरी ऑनरेबल कादिर खान बंदोखेल साहब जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंड लास्ट बट नेवर द लीस्ट काजी अहमद अकबर साहब रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। तीनों मेहमानों को मैं खुशामदीद कहूँगी। हुज़ैफ़ा रहमान साहब बहुत बहुत शुक्रिया एक तो शो में वक्त देने के लिए, कंसिडरिंग कि आज बड़ा इंपॉर्टेंट दिन था, बड़ा हेक्टिक दिन था, बिकॉज़ बजट के हवाले से जो सेशन चल रहा है उसका एक एक लम्हा, एक एक फ्रेम, एक एक बिट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मुबारकबाद के भी मुस्तहिक हैं कि बजट आ भी गया और हो भी गया। क्या इस बजट बहस से जमहूरियत और जो पार्लिमानी रिवायात हैं उनको तक़वियत मिली? क्या अपोजिशन ने कुछ ठोस बात की? क्या इस सेशन से वो जो एक ब्रेन स्ट्रॉमिंग का सेशन होता है, वो जो एक तजावीज़ आती हैं, तनकीद भी होती है ठीक है, लेकिन कुछ मशवरे भी दिए जाते हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, क्या ये पूरी एक्सरसाइज हुई? क्या मैं ये कह सकती हूँ जैसे मैंने पहले कहा जमहूरियत और पार्लिमानी रिवायात को इससे तक़वियत मिली क्या? जी, बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि आप सब लोगों ने विटनेस किया इस पूरे बजट सेशन को। सबसे बड़ी खूबसूरत बात इसमें ये थी कि अपोज़िशन का तो काम है तनकीद करना हम्म। और उनका हक भी है कि वो अपने मंशूर के मुताबिक हमारे बजट पे तनकीद करें। ज़ाहिर है हर जमात अपने मंशूर की रिफ्लेक्शन के तौर पर एक बजट लेकर आती है। लेकिन इस बजट में हौसला अफ़ज़ा बात ये थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारी सबसे बड़ी इत्तेहादी है। उसने इस बजट पे खुलकर तनकीद की, अपनी तजावीज़ दी, कुछ बेहतरियाँ हुई इसमें। एमक्यूएम ने अपनी तजावीज़ दी। तो मैं समझता हूँ कि एक बड़ी हेल्दी डिबेट हुई है और उस हेल्दी डिबेट के बाद जो है वो ये बजट पास हुआ है। ये नहीं हुआ कि पीपल्स पार्टी अगर हमारी इत्तेहादी है या एमक्यूएम जो है वो हमारी इत्तेहादी है, तो उन्होंने जो हमने बजट बिल पेश किया और उन्हें पास कर दिया। उन्होंने उसके ऊपर डट कर जिन नुकात पर वो मुखालफत कर सकते थे मुखालफत की
और जिन नुकात पर हमारा दिफ़ा कर सकते थे, हमारे साथ मिलकर उन्होंने टेरी बेंचेस पर बैठकर अपोज़िशन बेंचेस को कन्विंस किया कि इस बजट में ये अच्छी चीज़ें हैं। तो मैं समझता हूँ कि यही जमहूरियत का हुस्न होता है और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से भी एक लंबे अरसे बाद हेल्दी डिबेट सुनने को मिली। उन्होंने हम पर तनकीद की, लेकिन हम तो हमेशा ये कहते हैं कि तनकीद जो है वो जमहूरियत का हुस्न होती है, लेकिन आप डिबेट का हिस्सा तो बनें। वो आपने नहीं देखा कि ऐवान को आप मछली मंडी बना दें या ऐवान में गालम-गलौच शुरू करें। वज़ीर-ए-आज़म साहब 3 मर्तबा जो अभी आज सेशन जो खत्म हुआ है, इसमें 3 मर्तबा वज़ीर-ए-आज़म साहब जो है वो चलकर अपोज़िशन लीडर की कुर्सी पर गए हैं और चेयरमैन बैरिस्टर गौहर के पास गए हैं। तो इस बात की हमाज़ी करता है कि हम अपोज़िशन को साथ देकर चलना चाहते हैं, उनसे बातचीत भी करना चाहते हैं और ज़ाहिर है हर हुकूमत की ख्वाहिश होती है कि पार्लियामेंट में जो है वो इस्तेहकाम हो। जब पार्लियामेंट में इस्तेहकाम होता है तो आपकी सियासत में इस्तेहकाम होता है और अगर सियासी इस्तेहकाम होगा तो फिर मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम भी होगा। तो इन चीज़ों को देखते हुए एक मरतबा फिर वज़ीर-ए-आज़म साहब ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात की है, चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात की है। अल्लाह करे तहरीक-ए-इंसाफ के दोस्तों के बात समझ आ जाए। मैं ना मानूँ वाली जो पॉलिसी है या बिल्कुल वो कहते हैं टूट तो सकता हूँ मगर लचक सकता नहीं, उस पॉलिसी से अगर ये लोग पीछे हट सकें और कम से कम जिन इश्यूज़ पे बैठ के हम बात कर सकते हैं, उन पे बात करें। जिन इश्यूज़ पे डेडलॉक पैदा होता है, आने वाले दिनों में उन पे भी हम बात कर लेंगे। लेकिन जो इनकी एक पॉलिसी रही है रिजिड होकर सिर्फ़ और सिर्फ़ पार्लियामेंट के बाहर बैठ जाना या पार्लियामेंट की कार्रवाई का हिस्सा ना बनना, उससे मेरे ख़्याल से अभी नहीं निकलना होगा। 2.5 साल एक लंबा अरसा होता है, हुकूमत ने 2.5 साल गुज़ार दिए, आगे 2.5 साल रह गए हैं। जिन मौज़ूआत पे हमने बात करनी है, आइदर वो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती हो, आइदर आपकी हाँ। इलेक्टोरल रिफ़ॉर्म्स हों, इकोनॉमिक रिफ़ॉर्म्स हों या इवन कि इनकी जमात के हवाले से जो इनकी रिज़र्वेशंस हैं, बात उसमें बैठकर ही होगी। ये नहीं होगा कि आप हमें कहें कि हम चोर हैं, हम फ़ॉर्म 47 वाले हैं और हमारे पास अख्तियार नहीं है। अगर ये तीनों चीज़ें हैं, तो फिर आपको तो हम पे तनकीद भी नहीं करनी चाहिए। हम तो फिर इंतहाई बेबस लोग हुए, इंतहाई मासूम हुए, मज़लूम हुए। लेकिन एक तरफ आप अगर आपके साथ कोई ज़्यादती हो, तो ज़िम्मेदार नून लीग है। अगर बातचीत करनी है, तो नहीं हम नून लीग से बात नहीं करेंगे, हम किसी और से बात करेंगे। तो फिर हमारी वो बात जो हम अक्सर कहते हैं कि आपने जो ये पूरा बयानिया बनाया, सिविलियन बालादस्ती का, रूल ऑफ लॉ का, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ दोबारा लाडला बनने के लिए ये नहीं है कि हमने सियासी कुव्वतों से बात करनी है। जब भी तहरीक-ए-इंसाफ के लिए कोई रास्ता निकलेगा, पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन से बातचीत करके निकलेगा, वरना कोई रास्ता नहीं निकलेगा। राइटली सेड काजी अहमद अकबर साहब, आपने इनके पॉइंटर्स नोट किए हैं बिकॉज बड़ी वैलिड बात कर रहे हैं हुज़ैफा रहमान साहब। आज के इजलास में जब वज़ीर आज़म साहब ऐवान में आए तो अपोजिशन बेंचेस पे गए, हाथ मिलाया, मुसाफा किया, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हो, चार्टर ऑफ इकोनॉमी हो, इसके बारे में बात हो रही है ताकि पाकिस्तान को प्रोग्रेसिवली आगे लेके जाया सके। लेकिन आपने वज़ीर आज़म साहब की बात सुनने के बजाय वॉकआउट करने को तरजीह दी। ये किस तरह का रवैया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभिनय, ये जो एक पार्लियामेंट्री टूल है जिसे बजट ओवरसाइट कहा जाता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन एक राइट देता है, चाहे वो फेडरल का हाउस हो या प्रोविंसेस का हाउस हो। उन दोनों को ये एक आप कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल उनका एक राइट भी है और उनकी एक ड्यूटी भी है। अब उस ड्यूटी को तो पूरा हर साल किया जाता है और गवर्नमेंट जो है वो अपना बजट पेश करती है, उसके बाद अपोजिशन के लोग और गवर्नमेंट के लोग उसके ऊपर एक शेर हासिल गुफ्तगू करते हैं और पॉइंट टू पॉइंट उसके ऊपर चीज़ें डिस्कस होती हैं। उसका मकसद ये होता है कि कुछ गलतियां जो इस साल हो गई हैं वो आप सीख लिया जाए और अगले साल वो गलतियां ना दोहराई जाएं। लेकिन मैं कम से कम ये तीसरी बजट स्पीच मैंने की है और मैंने देखा है कि पै दर पै गलतियों को दोहराया जा रहा है, उनसे लर्न नहीं किया जा रहा। रह गई बात कि पार्लियामेंट में मौजूद हैं, तमाम लोग तकरीर कर रहे हैं, लेकिन मुझे इस बात पे बड़ी हैरानगी होती है कि 3 साल से एक कांस्टेंट फैक्टर है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो कांस्टेंट फैक्टर क्या है कि मई की 20 तारीख से लेकर 27-28 तारीख तक आपको सुनने में आता है कि पीपल्स पार्टी नाराज हो गई है। बिलावल भुट्टो साहब बड़ा एग्रेसिव किस्म का स्टांस लेते हैं। उनके जो वुज़रा हैं वो मीडिया पर बैठकर और मुकम्मल तौर पर हुकूमत शुरू कर देते हैं। फिर कोई ऐसी जादू की छड़ी चलती है कि जैसी जून के पहले 4-6 दिन चढ़ते हैं, मुझे समझ नहीं आती कि कोई पानी बदलता है, कोई खुराक बदलती है, क्या होता है। फिर एक दिन खबर मिलती है कि जी मीटिंग हो गई, मामलात तय हो गए। और वो जो मीटिंग होती है और उसमें जो मामलात तय होते हैं वो पूरी कौम को ये ना भी बताएं तो उनको पता होता है
कि ये अब जीबी किसको देने जा रहे हैं, आज़ाद कश्मीर किसको देने जा रहे हैं, उसके एवज बजट में क्या फ़ायदे इनको मिल गए हैं, और फिर बजट में उसके एवज MQM और पीपल्स पार्टी इनको वोट करके इस बजट को पास करवाने जा रही है। तो ये एक कांस्टेंट फैक्टर है जो पिछले 3 साल से हम देख रहे हैं। अब के प्राइम मिनिस्टर आए, हाथ में लाए, इट्स अ गुड जेस्चर। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ये सब कुछ होता है, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, हमें खुशी होती है। लेकिन जब आप एक्सेप्ट लोग करते हमें हैं तो कहते सर हैं आप कि उनकी बात मुज़ाकरात सुनते हैं करेंगे ना तो हम काजी मुज़ाकरात साहब, आप लोगों ने करेंगे। तो वॉकआउट कर दिया, आपने तो जरा भी मान नहीं रखा वजीर आजम का। जब आप लोग मुज़ाकरात की बात करते हैं और जब हम मुज़ाकरात पे तैयार होते हैं, तो फिर मुज़ाकरात की हम कोई पहली शर्त रख देते हैं कि इमरान खान से मुलाकात करवा दो, तक है कि आप वो नहीं करवा सकते। तो फिर जब हम कहते हैं कि हम उनसे बात कर लेते हैं जिनके पास इख्तियार है, तो वो बात आपको बुरी लग जाती है। तो मुझे समझ नहीं आती कि आप ये क्या चाहते हैं, हमसे क्या चाहते हैं। अलबत्ता हमारा जो डेमोक्रेटिक राइट है, चलिए, मुझे ऑपोजिशन का मुझे ये नहीं वॉकआउट करना लगता कि इज अ आप डेमोक्रेटिक जिनसे राइट। बात करना चाहते हैं, जब आप ये कहते हैं तो वो बात नून लीग को बुरी लगती है। मेरे ख्याल से आप जिनसे बात करना चाहते हैं वो उनको बुरी लगती है, क्योंकि वो ऑलरेडी कह चुके हैं कि दे डोंट वांट टू टॉक टू यू। बट लेट्स हियर इट आउट फ्रॉम कादिर खान मंदोखेल साहब। मंदोखेल साहब, ऑपोजिशन का रोल व्हेन इट कम्स टू इट, मैं सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात नहीं करी, उन्होंने तो आज अगर देखा जाए तो अभी थोड़ा सा साथ हुकूमत का दिया है और तनकीद आप पर की है कि एक सीजनल क्रिटिसिज्म आप करते हैं नून लीग के ऊपर, इसके ऊपर आप ज़रूर एड्रेस कर लीजिएगा। लेकिन दूसरी तरफ महमूद खान अचकज़ई साहब, मतलब एक ऐसे शख्स अपोजिशन लीडर हैं जो कितने संगीन किस्म की इल्ज़ामात लगाते हैं, और वो आइन की पामाली का इल्ज़ाम लगा रहे हैं स्पीकर नेशनल असम्बली पे। और सरदार अयाज सादिक साहब ने भी उनको जवाब दिया कि भाई अगर आप इस किस्म की बात करेंगे, ईवान में खड़े होकर अफगानिस्तान की अगर वो हिमायत करते हैं या पाक अफवाज की मुखालफत करेंगे, तो वो डेफिनेटली बार बार इस तरह की आइन की पामाली करेंगे, प्रोवाइड अगर ये आइन की पामाली के ज़ुमरे में आता है। सो ऐसे शख्स ऑपोजिशन लीडर कैसे बन सकता है? देखिए बेनिश, ये तो इनका काम है। माजी में जिस तरह उस अजीम शख्सियत के वो नकल उतारते थे, और बड़ी हैरत वाली बात मैं आपको बता दूं कि जब अभी वज़ीर आज़म साहब वो बजट इजलास में इंटर हुए, और उसी वक्त पीटीआई के गौहर खान और यही अपोजिशन लीडर महमूद खान चकजी साहब जब वज़ीर आज़म से हाथ मिला रहे थे, लेकिन उनको इतनी थोड़ी सी हया नहीं थी कि एक तरफ तो हमारा चेयरमैन और हमारा अपोजिशन लीडर उनसे हाथ मिला रहा है, और उससे क्योंकि 5 मिनट के लिए तो कम से कम खामोश हो, जो उसके बाद जो मर्जी कह दे। तो इनका कुछ नहीं पता, ये सत्तू पे के बैठे हुए, ये पता नहीं कौन से जो ना वो खुराक या पानी इस्तेमाल करते हैं, उनको होश ही नहीं होता है। और फिर मैं याद दिला दूं, 3 साल से अगर वो बजट को देख रहे हैं, यकीनन हमने हुकूमत की जनाजे को भी कंधा दी है, और यकीनन हम अपोजिशन का किरदार भी हम ही अदा करें। आप कहाँ हो, आप कौन से खाते में हो, न 3 में न 13 में। अपोजिशन का काम ये होता है कि वो शेडो बजट पेश कर दे। अपोजिशन का काम ये है कि वो तरामीम पेश करे। जैसा आज मौलाना फजल अहमद साहब की खातून एक रुकन ने तजावीज भी की, यकीनन उनके पास वोट कम थे, वो उसकी रिजेक्ट हो गए, लेकिन कम से कम वो जो तनख्वाह ले रहे हैं असम्बली से, उसको हलाल तो किए। आप तो हराम के खा रहे हो। आप तो वो असम्बली की जो तनख्वाह है वो आम के टैक्स से कर है, उसको भी आप हराम समझ के, इस वजह से आपको कोई रोल नहीं है। और फिर मैं याद दिला दूं आपको सुप्रीम कोर्ट का, जहां 26वीं तरमीम में आपने खुल के, और आपके बयान मौजूद है गौर खान का और रो वजन का, कि इससे अच्छा तो तरमीम ही नहीं है। वो एक अलग बात है जब खान के पास आप जेल मिलने गए, उन्होंने मोटी मोटी गालियां दी कि कम बख्त दो, किस चक्कर में पड़ो, मुझे बाहर निकालो। तो सवाल ये है कि उसके बाद ये मुकर गया, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा उनसे, जब ये केस किया उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा बाबा आपने इस तरमीम की मुखालफत की? बोले हाँ। बोले नहीं, आपने तो बाइकाट किए, आपको तो मुखालफत करनी चाहिए। तो इनको पता नहीं चल रहा है कि वो किस जहान में होते हैं, क्या होता है, क्या सिर्फ। और आज हालम इनके ये है कि आईपीपी से और काफ लीग से बदतर पार्टी हो गई है। 40 आदमी जमा नहीं कर सकते, पूरा पुख्तनख्वा हुकूमत, बेग पे टीटीपी, कलदम तंजीमें, अरबों करोड़ों के फंड है, वहां आवाम को तो काम नहीं हो रहा है। रोजगार के लिए लोग कराची आते हैं, सेहत के लिए लोग कराची आते हैं, और तालीम के लिए लोग कराची है। इनकी सूबे में क्या है, टीटीपी को बता देना, 12 साल से हुकूमत कायम करना, ये इनका। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये जो तनख्वाह ले रहे हैं ये भी हराम का कार है, इस वजह से कि तनख्वाह आवाम के टैक्स से आपको मिल रहे, आप कम से कम कोई आपको कुछ तजावीज़ें पेश कर दे, कोई चीज कर दे। हाँ बिल्कुल, मुझे फख्र है कि मेरी पार्टी अगर जो जायज बात है उनको बिल्कुल मानते हैं, हम बिल्कुल मानते हैं जो जायज बात है।
जो नाजायज बात है उसकी हम खुल की मुखालफत करते हैं, हम परवाह भी नहीं करते कि हम किसको सपोर्ट करें, किसके साथ बैठे हुए हैं। जीपी इलेक्शन में आपने देखा शुरू से लेके आखिर तक हमने खुल की मुखालफत की है। हम तो खुल की मुखालफत करें, जो अच्छा है उसको अच्छा कहेंगे, जो बुरा। आप किस खाते में हो, आप अपना बता देना आप कहाँ हो। लेकिन मैं बताऊं कि अभी जो आपकी टीटीपी सपोर्टेड हुकूमत है आपकी पख्तूनख्वा में, ये अगर आपके हाथ से चले गई है तो जैसा 12 करोड़ के सूबे में 12 आदमी नहीं निकाल सकते, 6 करोड़ सूबे सिंध से अब 6 आदमी निकाल सकते, इसी तरह आपका पख्तूनख्वा में भी हाल है। और उसके होते हुए भी आज 40-50 आदमी आपके बार बार आलिमा बीबी के एतराजात और दरखास्त और अपील के बावजूद आप 40-50 से ज्यादा लोग जमा नहीं कर सकते। इवन कि अगर आपके पार्लियामेंट के जो मेंबरान है वो भी 300 के लगभग है, वो 300 का फिगर भी आप जमा नहीं करते, बाकी तो दूर की बात है। ठीक है जी, किस खाते में है काजी अहमद अकबर साहब इसका जवाब देंगे, लेकिन पहले ज़रा मैं हुज़ैफ़ा साहब के पास वापस दोबारा जाना चाहूँगी। हुज़ैफ़ा साहब, जिस तरह से मेरे शो का माहौल होता है उसी तरह पार्लियामान का भी माहौल होता है कि नून लीग बड़ी वज़ादारी के साथ अपना पॉइंट ऑफ व्यू देती है। पार्लियामान के अंदर भी प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं बहुत सबको एक साथ लेकर के चलते हैं, लेकिन फिर जैसे ही फ्लोर ओपन होता है और जिस किस्म की गुफ्तगू होती है, शहबाज शरीफ साहब बहुत कम ऑफेंड होते हैं, लेकिन आज मैंने उनको ऑफेंड होते हुए देखा। उन्होंने कहा कि बड़ा अफसोस है, इजहार अफसोस किया उन्होंने कुछ बाज़ सियासी बयानात के ऊपर, और फिर बात होते होते दोबारा वहाँ तक पहुँच गई कि भाई 2024 के अगर इलेक्शंस के ऊपर क्वेश्चन मार्क है तो फिर 2018 के इलेक्शंस के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क है। तो हुज़ैफ़ा साहब, ये बेहतर ना हो जाए कि एक ही बार वंस एंड फॉर ऑल डन एंड डस्टेड वाली सिचुएशन हो कि 2018 से शुरू करें और फिर 2024 में देख लें कि जी क्या हुआ, एक मुकम्मल किस्म का एक ऑडिट करा लेते हैं भाई। जी, बहुत शुक्रिया बिनिश सलीम साहिबा। आपने वो अपने सवाल में वो कहते हैं यू हिट द नेल ऑन द हेड। मैंने यहीं से शुरू करना था। आपने वो सवाल खुद जो है अपने मुंह से जो है पूछ कर मेरे मुंह में जो है जवाब की ज़रा आप मुंतज़िर होंगे। गुज़ारिश ये है कि पहले तो मैं आपके सवाल पे आने से पहले जो हमारे भाई हैं इंतहाई मोहतरम तहरीक इंसाफ से, उन्होंने कहा कि ने 2024 का जो इन्होंने इलेक्शन चुरा कर ये बैठे हुए हैं, इस तरह की उन्होंने कोई बात की मेरे दिमाग से निकल गई है कि भई इनसे कुछ भी तवक्को की जा सकती है। और आपने कहा कि तहरीक इंसाफ वाले अपोज़िशन बेंचेस पे बैठते हैं और जिस तरह का लबो-लहजा उनकी तरफ से होता है, टेरी बेंचेस की तरफ से यानी हुकूमत की तरफ से वो लबो-लहजा नहीं होता। तो उसमें मैं सिर्फ़ इतना कहूँगा, अभी मैं और कादिर मंदोखिल साहब एक टॉक शो में इकट्ठे थे, वहाँ भी मैंने ये शेर पढ़ा कि मैख़ाने की तौहीन है, रिंदों की हतक है, कमज़र्द के हाथों में अगर जाम दिया जाए। आप यानी 2024 में अपने साथ होने वाली ज़्यादती पे ये कह रहे हैं कि हमारी कोई अखलाकी ग्राउंड्स नहीं है, क्योंकि हमने एक चोरी-शुदा मैंडेट को कबूल किया है। ये आपका नुक्ते नज़र है। मैं इसको दुरुस्त नहीं मानता, लेकिन अगर आपकी बात पे भी मैं इत्तेफ़ा कर लूँ, तो 18 के अंदर आरटीएस बिठाना ठीक था। 18 के इंतखाबात से पहले माहौल बनाकर नून लीग को तोड़ना, इलेक्टेबल्स को तहरीक इंसाफ में शामिल करना ठीक था। बलूचिस्तान की हुकूमत खत्म कराना ठीक था। 2014 में 800 या 1000 बंदे के साथ पूरे 4 महीने तक शारे दस्तूर को बंद रखा, तब जो एस्टेब्लिशमेंट सपोर्ट कर रही थी वो ठीक थी। 2011 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लाहौर से एलिमिनेट कर कर इनके सारे इलेक्टेबल्स को बाकायदा तौर पर शामिल करवाया गया बानी तहरीक इंसाफ की जमात में, इमरान खान की तहरीक इंसाफ में, तो ठीक था। 2011 के जलसे की सारी फंडिंग जिन क्वार्टर्स के जरिए हुई वो ठीक था, लेकिन सिर्फ 2024 में क्योंकि आपके लीडर को वजारत उज़्मा नहीं मिली, उसने जो गालम गलोच की इदारों के खिलाफ, उसने जो एब्सोल्युटली नॉट का बयानिया बनाया, उसने हर शरीफ आदमी की पगड़ी उछाली, हर मौजूद आदमी को उसने गाली दी। वजीर आजम बना तो अपने हर राय के इख्तलाफ करने वाले, जिसने उसने राय का इख्तलाफ किया उसको उसने जेल भेजा, चाहे वो मीर शकीलुर रहमान हो, चाहे वो राना सनाउल्लाह हो, या कोई बंदा हो। और आज आप ये कहते हैं कि कभी इंतखाबात की तहकीकात नहीं हुई। हमने तो अपना सीवी आपके सामने रख दिए। 2013 के इंतखाबात पर भी उंगली उठाई थी इन्होंने, एहतजाजी धरना किया था, फिर बाकायदा तौर पर ये मुतालबा रखा कि सुप्रीम कोर्ट का वो जज तहकीकात करे इन इंतखाबात की जिसका ताल्लुक केपीके से हो। लकीली उस वक्त चीफ जस्टिस जो पाकिस्तान थे, जस्टिस नाज़रुल मुल्क, वो केपीके से थे। उन्होंने पूरे 2013 के इंतखाबात की तहकीकात की और कहा कि बानी तहरीक इंसाफ का जो इल्जाम है वो लुग़्व है, गलत है, कोई इंतखाबी धांधली नहीं हुई। आज आप ये बात कह रहे हैं, ये बात ये लिख कर दे दें। इनके जो जिम्मेदारान है बैरिस्टर गोहर हैं, आजकल चकजी साहब भी इनके करीब हुए हैं, पहले तो चकजी साहब की नकलें उतारी जाती थी, उनकी वो तस्दीक की जाती थी, जो कि मैं समझता हूँ उनका बदतरीन दुश्मन भी नहीं कर सकता। और मौलाना फजलुर रहमान साहब इनके साथ हैं, सोहेल अफरीदी साहब हैं, सारे लोग लिख कर दे दें
कि 18 के इंतखाबात की हम तहकीकात कराते हैं, और अगर ये साबित हुआ कि बानी तहरीक इंसाफ के लिए बदतरीन धांधली कर उसे वजीर आजम बनाया गया था, तो क्या सजा होगी। हम लिख कर देने को तैयार हैं, आप 24 की भी तहकीकात करा लें, लेकिन आप 18 से शुरू तो करें। हमने तो 13 की तहकीकात भी कराई थी, लेकिन बात सिर्फ यहाँ पर इंतखाबात की तहकीकात की बात ही नहीं है। असल खबर यानी मैं बिनिश आपको अरसे से जानता हूँ, आप हमेशा खबर की तलाश में रहती हैं। खबर ये है कि जो ये बार बार बात करते हैं ना कि एस्टेब्लिशमेंट से हम बात करेंगे क्योंकि ये बेबस है, हालांकि इन्हें समझ नहीं आ रही कि बेबसों ने 2-2.5 साल हो गए हमारा मुतालबा नहीं माना तो नहीं माना। यानी हम इसे बेबस इसलिए कहते हैं कि किसी भी तरीके से एस्टेब्लिशमेंट तक इनका रजू हो जाए और ये तुम्हारे लाडले बन जाए। जो शॉर्टेस्ट वे है बानी तहरीक इंसाफ को जो आदत पड़ी हुई है कि अगर आप लाडले होंगे तो दैट वुड बी द इजीएस्ट वे टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर, लेकिन वो रास्ता इन्हें मिल नहीं रहा। अदरवाइज ना कोई एस्टेब्लिशमेंट में तनकीद का मामला है, ना कोई नून बुरी है, सिर्फ और सिर्फ ये है कि सबसे आसान और हमवार रास्ता कौन सा है, वो यही है। ये समझते हैं कि हमें दोबारा लाडला बना दिया जाएगा, और इस तरह इस दफा जो है एस्टेब्लिशमेंट ना इन्हें लाडला बनाना चाहती है। माजी से उसने सबक सीखा है, जो इन्होंने उन पर इल्जामात लगाए एक्स वाई और पता नहीं न्यूट्रल जो जानवर होता है, उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट ने तय किया कि सियासतदान अपना काम करें, हमें इस काम से दूर रखें। जी कायद साहब, आपने सुन लिया है, असल गुस्सा किसी और चीज का है जो कि आप नून लीग पर निकाल रहे हैं। जी, मैं ये समझता हूँ कि देखें, एक तो कादिर मंदोखेल साहब ने कहा कि सत्तू पीकर, तो जो सत्तू पीकर सोया होता है वो तो फिर सो जाता है ना। ये तो पंजाब की बड़ी मशहूर बात है। तो वो सोया होता है, हम सोए तो नहीं हुए, हमने तो इन सबको आगे लगाया हुआ है। इसीलिए तो हर वक्त आप देखें ना कि इनको ये पार्लियामेंट में हो तो तब इनका प्रॉब्लम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है, ये पार्लियामेंट से बाहर हो तो इनका प्रॉब्लम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है। ये कहते हैं हमसे बंदे नहीं निकलते, ट्यूसडे को मुलाकात होती है बहनों की और पूरे पिंडी को ये सब तरफ से बंद कर देते हैं, और फिर ये कहते हैं कि जी ऑपोजिशन जो है पीपल्स पार्टी कर रही है, ऑपोजिशन पीपल्स पार्टी ट्रेजरी बेंचेस पे बैठ के कर रही है, ऑपोजिशन पीपल्स पार्टी फंड्स लेकर कर रही है, ऑपोजिशन पीपल्स पार्टी जीबी में हुकूमत लेके कर रही है, ऑपोजिशन पीपल्स पार्टी आईने ओहदे लेकर कर रही है। मैं हैरान हूं कि ये कौन सी ऑपोजिशन है। मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू, जहां पे देखा काम गलत हो गया है वहां पे हुकूमत पे डाल दो, जहां पे सब ठीक है वहां पे अपना फौरन बैठ जाओ कि बताओ जी इस केक में से मेरा हिस्सा कितना है। जहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऑपोजिशन करनी है, हम ठोक बजा के ऑपोजिशन कर रहे हैं। और ये जो हुज़ैफा साहब के अंदर एक वो है, इनके अंदर एक, मैं तो वहम ही कहूंगा इसको, कि इनको ये लगता है कि ये हम किसी के सर पे बैठ के आना चाहते हैं। तो हुज़ैफा साहब बात बड़ी सिंपल सी है, आप 2018 का भी करवा लें ऑडिट, 2024 का भी करवा लें। अगर 18 में, मैं तो एज ए पॉलिटिकल वर्कर बात कर रहा हूं, अगर 2018 में कोई ऐसी इलेक्शन बेज़ाब्तियां थी जिसमें हम बिल्कुल अनपॉपुलर थे, सारा वोट बैंक हमारे खिलाफ था, लेकिन फिर भी जो है हमें जितवा दिया गया, तो बिल्कुल आप उसको सामने लाएं, उसका रिजल्ट निकालें और साथ ही 2024 का भी निकालें। आपको दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसमें तो कोई लंबी चौड़ी बहस करने की जरूरत ही नहीं है कि आप हमें कहेंगे जी 2000 एक ने किया ना दूसरे ने, कोई तू चोर है, तो उन्हें ये नहीं किया कि मैं चोर नहीं आ, उन्हें किया तू बड़ा चोर है। यार आपको हम कह रहे हैं कि आपने गलत किया, आप कहते हैं नहीं, आप ये नहीं कहते कि हम ठीक है, आप कहते हैं नहीं आप हमसे ज्यादा गलत हैं। चले यार हम आपसे ज्यादा गलत हैं, आप ठीक कर दें। पिछले 35-36 साल से आप हुकूमत में हैं, वफाक में आप हुकूमत में हैं, सूबों में आप हुकूमत में हैं, और आज आप देख लें कि आपने पाकिस्तान की हालत क्या की हुई है। अब मैं शुरू हो जाऊं इकोनॉमिक साइड पे, तो मैं आपको बताऊं कि आज इकोनॉमिकली पाकिस्तान क्या खड़ा हुआ है। मैं समाजी तौर पे शुरू हो जाऊं तो मैं आपको बताऊं कि आज पाकिस्तान कहां खड़ा हुआ है। मैं जमहूरी तौर पे शुरू हो जाऊं तो मैं आपको बताऊं कि जमहूरियत में आज पाकिस्तान कहां खड़ा हुआ है। ब्लेम ही सारा आप लोगों का है। आप जितना नजला हमारे ऊपर डालते हैं जो आई 3.5 साल के लिए है। यार हम तो नालायक थे, हम तो फारिग थे, हमें तो पॉलिटिक्स भी नहीं आती, हमारे पास टीम भी नाअहल थी, तो मुका लेते कर्जे। अभी आप रोक लेते अपनी इस डिक्लाइन को, आप रोक लेते अनएम्प्लॉयमेंट को, आप रोक लेते अपने जो आपके एग्रीकल्चर का सेक्टर तबाह हो रहा है, आपकी इंडस्ट्री खत्म हो रही है, उसको रोक लेते। किधर गई आपकी टीम, किधर गया आपका तजुर्बा? बातें आपकी इतनी बड़ी बड़ी हैं, ऑन ग्राउंड आपसे हो। मैं आपके जज्बात की काजी साहब बड़ी कदर करती हूँ। अच्छा हौसला हौसला, गुस्सा नहीं करना, गुस्सा नहीं करना। असल में काजी साहब ये सारी जो आप सिचुएशन पाकिस्तान की बता रहे हैं, नून लीग की बता रहे हैं, पीपल्स पार्टी की बता रहे हैं, ये सब रिप्रेजेंटेटिव इसका अपना अपना ज़रूर जवाब देंगे। ये पता नहीं कहाँ खड़े हैं, लेकिन सर आप भी किसी सेफ जगह पे नहीं खड़े हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत बुरे हालात चल रहे हैं। मतलब खैबर पख्तूनख्वा चैप्टर के अंदर टूट फूट का हो रही है, गिलगित बल्तिस्तान में कम्प्लीटली वाइट वॉश हो चुका है। मतलब आपके आज़ाद उम्मीदवार
कहाँ बैठ रहे हैं, हुकूमती बेंचेस पर, ऑपोजिशन बेंचेस पर? हुकूमती बेंचेस पर तो नहीं नजर आया ना। गिलगित बल्तिस्तान का मामला इतना एमिकेबली सॉल्व हुआ, आप इन चीज़ों के ऊपर ज़रूर गौर फरमाएं। बाकी तब तक मैं कादिर मंदोखेल साहब से बिट लेकर के आती हूँ वापस आपकी तरफ। मंदोखेल साहब, गिलगित बल्तिस्तान, व्हेन इट कम्स टू गिलगित बल्तिस्तान, बहुत अच्छे तरीके से मैच्योरली आप लोगों ने ये पूरा मामला हैंडल किया, और आप लोगों से मुराद पीपल्स पार्टी और PMLN है। अभी आप प्रोग्राम के शुरू में ये खुद एक्सेप्ट और इंकशाफ कर चुके हैं कि आप लोग हेड ऑन थे जब ये इंतखाबात की मुहिम चल रही थी, और हमने भी देखा कि नून लीग बहुत सबमिसिव तरीके से अपनी कैंपेन कर रही थी व्हेन इट कम्स टू पीपल्स पार्टी, लेकिन पीपल्स पार्टी ने हेड ऑन लिया हुआ था नून लीग को। लेकिन इस सब के बावजूद जिस तरीके से एक हुकूमती फॉर्मूला तय हुआ है, जमहूरियत का हुस्न ही कहूँ इसको मैं, या दानिशमंदी कहूँ? मैंने एक काजी साहब के पर एक जुमला मुझे कहने की इजाजत दे। काजी साहब ने कहा कि पीपल्स पार्टी अपोजिशन भी कर रही है, ओदी भी है। तो मेरे भाई, यही तो जमहूरियत है, यही तो सियासत है। अगर आपको पता हो, आप मुझे बताओ उस बजट में आपने आवाम के लिए कौन सी आवाज उठाए, एक का तो बता दो। हमने तो बेनजीर इनकम सपोर्ट के 850 अरब से ज्यादा हमने फंड मंजूर कराए। हमने बेनजीर इनकम सपोर्ट के 1 करोड़ जो वो थे लोग थे जो बेनिफिशियरी थे, उसको 1 करोड़ 20 कराए। हमने सरकारी मुलाजमीन का जो कि आटे में नमक के बराबर है 7%, वो हमने कराया। पिछले साल भी हमने कराया। हमने हुकूमत के ऊपर महंगाई को सारी बातें की हमने की है। आप बता दो कि आप जो तनख्वाह ले रहे हो पार्लियामेंट के, सेनेट के, आप अपना ये पैसे हलाल तो करे। आपने कौन सी आवाम के लिए आवाज उठाई? तनख्वाहों के लिए, महंगाई के लिए, लॉ एंड ऑर्डर, कौन से एक का तो बताओ। फिर आप कहते हैं हमने तो उठाए। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि जहां हुकूमत की अच्छी बातें थी हमने उसको माना भी। अब आप इसको जो मर्जी नाम दे दो। जहां हुकूमत गलत थी वो हमने खुल के तनकीद भी की है। इसको जो मर्जी आप नाम दे दो। लेकिन आप कहां खड़े हो और आपके साथ दूसरी जमातें कहां खड़ी है जमहूरियत के उसन और अपोजिशन और वगैरह वगैरह। लेकिन अगर सियासत पता हो तो बेनिश, जो GP का जो इलेक्शन हुआ, इलेक्शन से पहले भी हमने एतराज किए, इलेक्शन के बाद भी हमने एतराज किए। नून लीग ने एड़ी चोटी का जोर लगाया है कि वहां भी जो है ना वो लाहौर और पंजाब की तरह की हुकूमत बना ले। लेकिन आपको याद होगा जब ये इलेक्शन का दिन था, 7 बजे की शाम में 2-3 घंटे के अंदर जब रिजल्ट आना शुरू किया, हमारे 9 सीटें थी, मुस्लिम लीग की 2। उसके बाद 1 हफ्ता 10 दिन उन्होंने रिजल्ट रोका और धांधली करने की कोशिश की है। फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो ना वो उस पर खफा हो गया, उसने जो ना वो असेंबली के इजलास की भी बायकाट किए। और मेरे भाई काजी साहब, हम अगर मान गए तो हमारे पास मोहसिन नकवी साहब आया, उन्होंने हमें यकीन दिलाया कि आपके साथ धांधली नहीं होगी। लेकिन मैं कहता हूं कि बिलावल साहब, जारी बात है, हमारे कोई बाप दादा की दुश्मनी तो नहीं है, सियासत है, जो बातें मान लेती है। हम आपकी तरह नहीं होते, खान को छोड़ दो, खान को रिहा करो, बाढ़ में जाए आवाम। आवाम की महंगाई, बेरोजगारी, आपको सिर्फ एक ही खान से मतलब है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि फिर हमने यकीनन बजट इजलास, फिर बजट इजलास में भी हमने खुल के जो जो चीजें थी हमने मुखालफत की है। फिर जो चीजें मनवा सकते थे हमने मनवा ली है। लेकिन साथ साथ मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ, फिर GP इलेक्शन में बेनिश हैरत वाली बात यह है कि आप नून लीग का देख ले कि इनको पता था कि वफाकी हुकूमत हमारी, गवर्नर तो हमारा लगेगा। अब उनको ये ख्याल है कि हम अगर पीपल्स पार्टी के साथ अपने इत्तेहाद में जाएंगे तो 2-3 वजारतें लेंगे, कुछ नहीं। यहाँ उन्होंने अपोजिशन लीडर का जो ना वो ओहदा भी ले लिए बिला मुकाबला। वहां उन्होंने वज़ीर आला को भी बिला मुकाबला मुंतखब कराया, फिर डिप्टी स्पीकर का ओहदा भी बना। ये कौन सी सियासत है कि अपोजिशन भी है, हुकूमत भी है? आप मुझे एक बात बताओ, हम अगर नून लीग का साथ दे रहे, अब जो आईनी ओहदे हमारे पास है वो हुकूमती ओहदे नहीं है। काजी साहब, आपकी इतला करिए, मुझे नहीं पता सियासत का कितना पता है आपको। हुकूमत जो ना वो काबीना का नाम है, हुकूमत वज़ीर आज़म का नाम है, ये आईनी ओहदे। और GP का गवर्नर तो हमारा पहले से था, उसके कोई इख्तियारात नहीं थी। नून लीग के और PTI के वज़ीर आला थे, सारे इख्तियारात उन्हीं के थे। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि हमने हमेशा जो ना जो हक की बात थी हमने खुल के किए, जो मुखालफत की बात मैं समझ गई कादिर भाई, मैं समझ गई। आपने सीधी बात की है, ना आप PTI की बात कर रहे हैं, ना आप नून लीग की बात कर रहे हैं। आगे सर समझ आगे, जवाब ले देती हूँ आपको। जी सर, पॉइंट इज वेल टेकन। हुज़ैफा साहब, ये किस तरह की ये जमहूरियत है कि आपने ऑपोजिशन में भी बैठना है और आपने आईनी ओहदे भी लेने हैं व्हेन इट कम्स टू गिलगित बल्तिस्तान? ये समझ नहीं आ रही है कादिर साहब को, ज़रा प्लीज़ समझाइए।
बस मैं इतना कहूँगा बिनिश सलीम साहिबा कि कभी-कभी ऐसी नौबत भी आ जाती है कि मेरे जैसे वोकल बंदे के भी लब जो है वो सिल जाते हैं। बड़ा आसान है कादिर मंदोखेल साहब, ज़ाहिर है उन्हें इस बात का भी एहसास है कि मैं एक हुकूमती वज़ीर होने के नाते, हुकूमत की तर्जुमानी करने के नाते मैं कोई बात ऐसी करूँगा, तो उसका ज़ाहिर है आपको जवाब मैं बहुत अच्छे से दे सकता हूँ। और बहुत सारी बातें जो मेरे सीने में एक राज़ की तरह हैं। लेकिन बहुत अच्छा हो कि कादिर मंदोखेल साहब ये सारी बातें अपने चेयरमैन बिलावल से जाकर पूछें और जब चेयरमैन बिलावल जो उसका जवाब दें, अपने ज़मीर के मुताबिक रोज़े महशर पुल सिरात पे जो है मुझे उसका जवाब लाज़मी दीजिएगा कि या बारगेन हमने किया या आपने किया है। और बहरहाल मैं इसमें नहीं पड़ना चाहता और जो इन्होंने हमारे साथ बंद कमरे में बैठकर बातचीत कर लेते हैं, हम्म। बीइंग इत्तेहादी बनता नहीं है कि आप उसको किसी भी चैनल पे बैठकर अपनी इत्तेहादी जमात के बारे में वो बात करें कि जब उसका जवाब आए, तो वो जवाब ऐसा होगा कि एक नया जो है ज्वार-भाटा खुल जाएगा। हुज़ैफा लेकिन मैं साहब, उनका आपको बिल्कुल स्पॉटलाइट में डाल के, आई जस्ट वांट टू अपडेट यू, लाइव रिपोर्टिंग कर रही हूँ मैं इस वक्त। आपको स्पॉटलाइट में डाल के मंदोखेल साहब मुस्कुरा रहे हैं। मुझे लग रहा नहीं, है वो मैं शरारत कर मुझसे गए हैं। नहीं, नहीं, तो आगे नहीं, से नहीं, खुल नहीं, के बताओ मंदोखेल तो खैल कौन सी साहब ब्लैकमेलिंग की है। आपने मंदोखेल साहब तो जमहूरियत को मुझे उंगलियां भी गाड़ दी, ज़ाती अपोजिशन तौर लीडर पर की एहतराम है, हुसैन आला को भी हिमायत है। लेकिन ये कौन सी लेकिन ठीक है, ये आपकी ज़िम्मेदारी है बीइंग द ठीक है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मंदोखेल द साहब, पाकिस्तान मैं टेलीविज़न आपको नेटवर्क जवाब ले देती हूँ। कि आप जी हुज़ैफा कि साहब, वो कह रहे हैं आप कि कौन सी जी, जी। ब्लैकमेलिंग की है। वो कह रहे हैं ब्रिंग इट ऑन। मैं वही कादिर मंदोखेल मैं साहब कुछ कह और रहे हैं अर्ज़ ब्रिंग कर रहा इट हूँ। ऑन, बताइए जी। मैं कादिर मंदोखेल साहब के बारे में ये आपको अर्ज़ कर रहा हूँ, उनकी ज़ात का बहुत एहतराम है, लेकिन खुदारा जब इस तरह के हसास मौज़ूआत हों, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उन लोगों को बुलाया करें, जो हमारे साथ फैसला साज़ी में बैठे हुए हों। अब कादिर कहूँगा, कौन सी इन्होंने पीपी ब्लैकमेलिंग के की है। जियाले के तौर पे उसका दिफा करना है। इन्होंने पीएमएलएन के इत्तेहादी के तौर पे ना वो बात माननी है और ना पीएमएलएन के इत्तेहादी के तौर पे सोचना है। इन्होंने पीपल्स पार्टी के कुछ जियाले के नाते जो कि इस मर्तबा जिन्हें इलेक्शन नहीं जीतने दिया गया, उनकी जगह कोई जीत गया, उसका एंगर हम पर उतार देते हैं। तो इसलिए मैं गुज़ारिश कर रहा हूँ इंतहाई अदब से कि जो इनके लोग हमारे साथ नेगोशिएट करते हैं, नवीद कमर साहब हैं, चेयरमैन बिलावल के बाद की मैं बात कर रहा हूँ, शेरी रहमान साहिबा हैं, बाकी लोग हैं, राजा परवेज अशरफ हैं, गिलानी साहब हैं, अगर वो यही बात करेंगे तो मैं बहुत अच्छी कैपेसिटी में उन्हें जवाब भी दे सकूं, क्योंकि हम जब आमने सामने बैठते हैं, नेगोशिएट करते हैं इश्यूज पर। कादिर मंदोखेल साहब का बहुत एहतराम है, एक पुराने पार्लियामेंटेरियन है, इंतहाई सीनियर है, लेकिन कादिर मंदोखेल साहब इस पूरे प्रोसेस का कहीं हिस्सा नहीं रहे और शायद उन्हें यह भी नहीं पता होगा कि चेयरमैन बिलावल साहब ने हमारे साथ या जरदारी साहब ने क्या चीजें तय की हैं और किन चीजों के तय होने के बाद उन्हें जीबी हुकूमत मिली है। बाकी उनकी मर्जी है, जो बात भी करे, मैं क्या कह सकता हूँ, मेरे तो बड़े हैं वो। मैं हैरान हूं, कादिर मंदोखेल साहब, हॉट एंड कोल्ड टाइम हर किसी पे आता है, मुमकिन है हमारी जमात में हम पर भी आया हो। यानी एक ऐसे मेरे भाई हैं, अपनी जमात में कोई फैसला साजी का रोल नहीं है इनका और इसको खुदकुश कर रहे हैं अपने इत्तेहादियों के ऊपर। यानी इस वक्त वजीर आजम और सदर पाकिस्तान और चेयरमैन बिलावल इकट्ठे बैठे हुए ईरानी सदर के साथ खाना खा रहे हैं और यहाँ एक हारा हुआ एमएनए पीपल्स पार्टी का अपनी इत्तेहादियों पे खुदकुश कर रहा है और कह रहे हैं कि नहीं, इन्होंने जीबी में डिप्टी स्पीकर का ओहदा क्यों लिया। और भाई, डिप्टी स्पीकर का ओहदा अगर हमने नहीं देना था हमें, तो आप हमें वोट ना करते, आप हमारे खिलाफ कैंडिडेट खड़ा कर देते, फिर हम आपको ब्लैकमेल करते तो आप हमें कहते। मैंने आपको ये नहीं कहा कि आप ब्लैकमेल कर रहे हैं, मैंने कहा आपने बार बार जो मुझे कहा कि हम गवर्नर ले चुके हैं, हमने डिप्टी स्पीकर ले लिया, हमने एक पटवारी लगा दिया सीधी, मैंने कहा अगर मेरे पास ये पोजीशन ना पॉइंट होती आ गया। तो फिर मैं लेट्स कूल डाउन द डिस्कशन। हुज़ैफा साहब, आपने इसको बड़ा सम अप किया, लेकिन आई वांट टू एंड द शो ऑन दिस दौरा जो कि ईरानी सदर साहब का है, बहुत अहमियत का हामिल है। मतलब बहुत सी चीज़ों के ऊपर एक्सचेंज हुआ है। कीपिंग दिस थिंग इन माइंड हुज़ैफा साहब, कि जैसे ही जंग बंदी का जो पहला एक राउंड कंप्लीट हुआ है, उसके बाद जो पहला मुल्क उन्होंने सेलेक्ट किया वो पाकिस्तान था। हाउ डू यू सी इट? देखिए, बड़ी बात है, मैं इसका क्रेडिट जो है, जो उन्हें रिसीव करने आए थे, जरदारी साहब थे, चेयरमैन बिलावल थे, इसहाक डार साहब थे, शहबाज साहब थे। सबसे बढ़कर, मैंने पहले भी ये बात की दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये नहीं कि एक मनसब पे एक शख्स बैठा हुआ है, मैंने कुछ चीजें देखी हैं। अगर इस पूरी प्रोसेस का कोई बंदा हीरो था जिसने हैंड ऑफ गॉड गोल किया, यानी मैराडोना वाला किरदार इसमें था, वो सईद आसिम मुनीर साहब का था। और उसमें ज़ाहिर उन्होंने पाकिस्तान का चुनाव किया। ये पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए, नून लीग के लिए, जो भी इस वक्त हुकूमत का हिस्सा है, चाहे वो आईनी ओहदे रखते हैं या सियासी ओहदे रखते हैं, चाहे उनके पास अख्तियार है या अख्तियार नहीं है, चाहे उनके पास बलूचिस्तान हुकूमत है या पंजाब हुकूमत है, चाहे उनके पास सिंध हुकूमत है, चाहे उनके पास जो है वो जीबी हुकूमत है, चाहे उनके पास सदर का ओहदा है या हमारे पास वज़ीर आज़म का ओहदा है, ये हम सब के लिए एक बाइस एजाज है। तारीख लिखी गई है। चेयरमैन बिलावल, जरदारी साहब, शहबाज शरीफ साहब, जो है फील्ड मार्शल साहब,
अपने मोहसिन नकवी साहब, डार साहब, इन सब लोगों ने जो भी मेहनत की है इस मुल्क के लिए, आलमी अमन के लिए, मेरे ख्याल से तारीख में लिखी जाएगी। और इसको ईरान ने आज पहला विजिट कर पाकिस्तान का इस बात को एक्नॉलेज किया है। ज़बरदस्त जी। मंदोखेल साहब, आपकी भी जान तभी छूटनी है और ये शो तभी मैंने क्लोज करना है जब तक आप मुझे ईरानी सदर के इस दौरे के ऊपर अपनी क्विक बिट नहीं दे देते कि विजुअल्स कितने अच्छे आ रहे हैं एंड व्हाट कैन पाकिस्तान गेन आउट ऑफ इट। सर, मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान के लिए जहां दुनिया के दूसरे बड़े मुल्क हिंदुस्तान को शिकस्त की पाकिस्तान ने जंग के मैदान में एक मार्का जो ना उन्हें मिली वहां उन्हें लुआ मनवाया सफारती सतह पे भी है। और अब मैं ये कहूँगा कि मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ हुकूमत की बल्कि तमाम सियासी जमातें इंक्लूडिंग पीटीआई हम सब की ये जिम्मेदारी है कि अब इस अमन का जो पैगंबर बने हुए या इस जंग का जो हीरो बने हुए हिंदुस्तान के साथ और आलमी एक सितारे के तौर पे जो पाकिस्तान उभरा है, इसके लिए पाकिस्तानी आवाम के लिए, पाकिस्तानी मईशत के लिए, बेरोजगारी के लिए, महंगाई के लिए, इनके लिए हम सब मिलकर काम करें और आवाम को इस भंवर से निकालें। मेरे तो ये ख्वाहिश है। बहुत अच्छी बात है। हुज़ैफा साहब, मेरे ख्याल से आप मंदोखेल साहब को बाकी बातें फ़ोन पे कर लें बिकॉज प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया एक अच्छे नोट को कि हमारे मुल्क में मेहमान आए हुए हैं और वो पाकिस्तान के लिए भी एक अच्छी फील लाए हैं। एंड आई एम श्योर कि जो पाकिस्तान है वो भी इस दौरे से भरपूर तरीके से फ़ायदा उठाएगा। आज के लिए इतना ही। मेहमानों का शुक्रिया। कल मुलाकात करते हैं।